अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसका नाम है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। आज उसके यूनिट 1 और 2 को देखेंगे हम। ये मुख्तलिफ़ एजुकेशन के कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता है। अल्लामा इकबाल में 8614 के नाम से है जी। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बस थोड़ी सी पहले ये बात समझ लीजिए कि मज़े की बात यह है कि ये वो साइंस है, ये वो फ़ील्ड है जो बाकी साइंस की या मैथमेटिक्स की फ़ील्ड के मुकाबले में रिलेटिवली न्यूअर है। और ये हम लोगों के लिए आज के दिन बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि कैलकुलस, अगर आपको याद हो, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलस इज़ ओल्डर देन स्टैटिस्टिक्स। यानी मीन मीडियन मोड हमने बाद में सीखा और कैलकुलस हमने पहले सीखा था, क्योंकि इस तरफ तवज्जो दी नहीं दुनिया ने। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑर्गेनाइजेशनली दुनिया जो है वो बादशाहत के निज़ाम में चल रही थी और बादशाहत में कुछ हिसाब किताब का इतना अंदाज़ा लगाना ज़रूरी नहीं होता था। और जब वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स आए और उसके अंदर सिस्टमेटिकली कंट्री को चलाने की कोशिश की गई, तो नेशनल लेवल पे कुछ हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ी। और वो हिसाब किताब तलाश करने की जस्तजू ने हमें कुछ ऐसी चीज़ों तक पहुँचाया जिससे हम बहुत अच्छे अंदाज़े लगा सकें और बहुत अच्छी तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। हम ये समझा सकें कि ऑन एन एवरेज, इन द मीन, क्या बात हो रही है। तो ख़ैर ये छोटा सा बैकग्राउंड था कि स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है और बहुत अच्छी तरह से हमें ये समझनी चाहिए। और इसको हम वैसे तो अभी कोर्स के तौर पे देख रहे हैं और एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। एजुकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स वैसे ही यूज़ होती है जिस तरह से बाकी फील्ड्स में यूज़ होती है। वो क्या वजूहात हैं स्टैटिस्टिक्स से यूज़ होने की, तो वही पहला टॉपिक भी है हमारा यूनिट 1 में। पहली बात ही हम ये करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे आसान, सबसे पहली बात तो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन यानी बात को समराइज़ कर देना। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मेरी क्लास के बच्चों की हाइट जो है वो ऐसे कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ज़ाहिर है कोई किसी की 2 और किसी की 8 तो नहीं होने वाली, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास की हाइट बच्चों की ये है, तो अब मैं आपसे कहूँ ऑन एन एवरेज 6 है, तो बात थोड़ी समझ में आ गई, आसान हो गई। तो डेटा को इस तरह से प्रेज़ेंट कर पाना कि वो समझने में आसान हो, फैक्ट को इस तरह से प्रेज़ेंट कर पाना कि वो समझने में आसान हो, सामने वाले के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। एक साहब आते हैं, वो 8 रोटियां लेके जाते हैं, एक साहब 2 लेके जाते हैं, एक साहब 5 लेके जाते हैं, एक साहब 3 लेके जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितनी रोटी लेके जाता है, ये एवरेज पता करने से मेरे बहुत से डिसीजंस जो हैं वो आसान हो जाते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। चूँकि मैं किताब से चल रहा हूँ तो कुछ चीज़ें रिपीटेड भी होंगी, आपको पता है किताब किस तरह से बनती है इनकी, तो वो डेटा डंप हो जाता है इसमें। फिर ही तरह से कंपैरिजंस पॉसिबल होते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाया जा सकता है। एक बाग के बहुत सारे दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ दरख्त मुख्तलिफ़ तादाद में आम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे बाग में बहुत सारे दरख्त हैं, उन दरख्तों का नंबर तो सेम नहीं है, एक में 200 हैं, एक में 100 हैं। तो हम टोटल प्रोड्यूस से तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन सा बाग ज़्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन हम एवरेज अगर निकाल लें, ऑन एन एवरेज इस बाग का दरख्त, एक दरख्त कितने आम प्रोड्यूस करता है और ऑन एन एवरेज इस बाग का एक दरख्त कितने आम प्रोड्यूस करता है, तो इससे हम बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें जो है वो कंपैरिजंस में हेल्प करता है। और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के साथ साथ इसी का एक एक्सटेंशन है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। फिर हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो भी फिनोमेना था फिनोमिनन
उसका मैग्नीट्यूड कितना था, किस मकदार में कोई चीज़ हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो बहुत सारे काम हैं जो स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए करती है। ठीक है जी, अब इसी तरह से इन्होंने एक हेडिंग हमको दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये इट्स एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको जमा करके कुछ कंसोलिडेटेड वैल्यूज़ पे हम पहुंचते हैं, और इसके अंदर हम कॉज एंड इफ़ेक्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं तलाश करें कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी वजह क्या होगी, हम स्टैटिस्टिक्स से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें ये होना चाहिए, आमतौर पर उसमें होता है। उसके अलावा जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा होता है, कली एक्सप्रेस। ठीक है जी। अच्छा, फिर स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में और कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। उसमें एक रीज़नेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी है आपने एस्टिमेशन लगाई है, ये वाइल्ड गेस नहीं होता बल्कि रीज़नेबली एक्यूरेट होता है। इसको स्टैटिस्टिक्स का डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा जी, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड या प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। उसके साथ इसको कलेक्ट किया जाता है। और स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, वो नंबर्स जो स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी हम स्टैट्स कहते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स जो हैं आर कंपेरेबल अंडर कंडीशंस कंडीशंस ये हैं कि भाई आपने वो जो डेटा कलेक्ट किया है उसका पैटर्न, उसका मेथड जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या हैं, ये मोटे मोटे से फंक्शंस निकाल लिए। और चूँकि हम, जैसे मैंने कहा कि सवालों की तैयारी के हिसाब से चल रहे हैं, ज़्यादा हमारा स्कोप ये है इस स्टडी का, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप देख सकते हैं। अच्छा, स्कोप आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। स्कोप का मतलब है कि कहाँ यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स। तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, एवरीडे लाइफ लिख सकते हैं। एवरीडे लाइफ में हम कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस मार्केट में जनरली क्या प्राइसेस हैं और उस मार्केट में क्या प्राइसेस हैं। हम ये देखते हैं कि आइडियाज़ पे क्या जनरली रेट चल रहा है कपड़ों का, और जे डॉट पे क्या चल रहा है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को समहाउ यूज़ कर रहे होते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस किस तरह से ऊपर जा रही है, तो एक एस्टिमेट लगा लेता है हमारा जहन कि आने वाले दिनों में कमोबेश यहाँ होगी। जितना अच्छा डेटा होगा हमारे पास, उतना ही बेहतर हम डे टू डे लाइफ में एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली वेदर फोरकास्ट है, वो भी हमारे डे टू डे यूज़ के लिए में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है। ठीक है, रिसर्च में यूज़ होती है, रिसर्च में तो होती ही है यूज़। बिज़नेस यूज़ करता है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या चीज़ कितनी परचेज़ करके रख लें, कितना स्टॉक में रख लें, उसका क्या इस्तेमाल है, हमारा एवरेज यूज़ कितना है, कितना स्टॉक में होना चाहिए, प्राइसेस किस तरह से वेरी कर रही हैं। मेडिकल फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है।
जैसे मैंने कहा, आप किसी भी फ़ील्ड का नाम ले लीजिए, किसी भी फ़ील्ड का नाम ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स हर जगह इस्तेमाल होती है। अगर आपको याद ना रहे तो आप वैसे ही लिख दीजिए, जैसे कि पॉलिटिक्स में कितने वोटर्स आएँगे, क्या टर्नआउट होगा, किसको किस पार्टी, कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है, प्री पोल जो हम देख रहे होते हैं, वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को हम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में यूज़ होती है, जहाँ हम जानना चाहते हैं कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो बाकी इंडिविजुअल्स कैसा बिहेव कर रहे होते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से निकाल पाते हैं। ये पॉजिटिविस्ट कहलाते हैं सोशियोलॉजी में वो लोग, जो अब क्योंकि एक ज़माने तक सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरीज थी जो उन्होंने अपने माइंड से प्रोड्यूस की थी। उनका जहन था कि ऐसा हमारे ख्याल से ऐसा होता है, और उनके ख़्याल को कुछ लोग जो हैं वो टेस्ट करते थे और उस पर ट्रस्ट भी करते थे। लेकिन अब पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि नहीं, अब किसी को अपना ख़्याल ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ़ तरीक़े आ गए हैं डेटा कलेक्शन के कि हम डेटा से बता सकते हैं कि सोसाइटी कैसे बिहेव करती है और इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्टिंग में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। तो हर जगह मार्केट हो, किसी भी जगह पे आप स्टैटिस्टिक्स का नाम लिख दें तो वो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप जो है वो दुरुस्त साबित होगा। जैसे ही आप स्कोप की बातें करते हैं, वैसे ही आप जो है वो लिमिटेशन की बात भी करेंगे कि अगर ये स्कोप है तो उसकी लिमिटेशन क्या होगी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो ज़ाहिर है न्यूमेरिकल्स के साथ बिलोंग करती है, ओनली न्यूमेरिकल्स। क्या मतलब हुआ? मतलब फीलिंग्स, सब्जेक्टिव बातें, ये स्टैटिस्टिक्स का डोमेन नहीं है। फिर ही तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट की बात करती है, नॉट इंडिविजुअल्स। ऑन एन एवरेज क्लास की हाइट 6 है, मेरी तो 3.5 है भाई। हाँ, तो भाई ऑन एन एवरेज पूरी पूरी पॉपुलेशन का एग्रीगेट की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल को उसके ऊपर एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया जा रहा। फिर स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे दफ़ा हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, ऑल्दो जितने ज़्यादा करेक्ट हमारे फैक्ट्स होंगे उतना ही बेहतर हम एस्टिमेट लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि है ही एस्टिमेशन ही। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक मसला ये है कि अगर आपने ठीक से उसको इस्तेमाल नहीं किया तो कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। तो आपको कॉशियस होना चाहिए, आप सिलेक्टिव डेटा कलेक्ट ना कर रहे हो, बल्कि आप वाकई रियल प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो कि पॉपुलेशन का वाकई रिप्रेजेंटेटिव हो। ये बातें हम आगे देखेंगे कि क्या बातें होती हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स के अगर आप डेटा कलेक्शन ही अच्छी नहीं की होगी आपने, तो डिसीजन मेकिंग भी आपका रॉन्ग हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस स्टैटिस्टिक्स की हुई। ऑन द न्यूमेरिकल, नॉट सब्जेक्टिव। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो इस्तेमाल है वो एजुकेशन में कहाँ है। तो इसके ऊपर बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में इसमें काफ़ी सारी बातें हो ही जाएंगी। एक छोटा सा हम भी इसके ऊपर कुछ अपनी बात कह लेते हैं। स्टैट्स इन एजुकेशन, चूँकि एजुकेशन डील्स विद पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के साथ हमेशा मसला क्या रहा है कि पॉपुलेशन बहुत हमेशा से बहुत बड़ी होती है, बड़ी ही रही है। 3 लाख भी बहुत बड़ा नंबर है, हम 3 लाख का डेटा जमा नहीं कर सकते आसानी से। तो जब आप इतना ह्यूज डेटा जमा नहीं कर सकते तो
फिर हम सेलेक्टेड डेटा जमा करने पे मजबूर होते हैं। अच्छा, अब आप कहिए तो ये तो फिर इनएक्यूरेट हो गया। जी ऐसा नहीं है, यही मैं शुरू में आपको बताया था कि जो दरियाफ्त हुई थी ना स्टैटिस्टिक्स की, वो दरियाफ्त में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही दरियाफ्त हुई थी कि अगर मैं डेटा जमा करना शुरू करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग कौन से कलर की आइस लॉली खाते हैं, और मैं करता हूँ ग्रीन, ब्लू, रेड या येलो। तो एक बंदे से पूछा, उसने ग्रीन कहा, एक से पूछा उसने येलो, एक से पूछा रेड, एक से पूछा ब्लू। इस तरह से मैं पूछता गया मुख्तलिफ़ लोगों से, और अगर मैं कम लोगों से पूछूंगा तो हो सकता है मैं एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंच जाऊं जो कि करेक्ट ना हो। बट इफ़ आई आस्क इनफ पीपल, जब मैंने 10,000 से पूछा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पता चला कि जो ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो है उसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है। उसके बाद मैंने 10 लाख से पूछा, 20 लाख से पूछा, 50 लाख से पूछा, पैटर्न यही रहा। ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का पैटर्न यही मिलता रहा मुझे। तो फिर साइंसदानों ने ये देखा, ये समझा कि दिस मीन्स कि हमें 1 करोड़ लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 10,000 से पूछ लेते हैं तो हमें सही आंसर मिल चुका होता है ऑलरेडी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे लोग कैसी आइसक्रीम खाते हैं, पाकिस्तान में तो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, 24 करोड़ लेट्स सपोज हैं, तो 24 करोड़ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप 3,000 से पूछ लें, आप सही जवाब पे पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये 3,000 पाकिस्तान को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हों। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना जो डेटा सैंपल में लेना है, सैंपल कलेक्ट करना है, वो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन का। यानी अगर पॉपुलेशन में कुछ पंजाबी हैं, कुछ सिंधी हैं, कुछ बलोची हैं और कुछ पठान हैं, तो फिर आपको अपने सैंपल में भी कुछ सिंधी, कुछ बलोची और उसी प्रोपोर्शन से लेने चाहिए। कुछ अगर आपकी रियल दुनिया में पाकिस्तान में कुछ औरतें हैं, कुछ मर्द हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, तो आपको अपने सैंपल में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान उसमें आ रहे हों। एजुकेशनली अगर आपकी पॉपुलेशन में वेरिएंस मौजूद है तो आपके सैंपल में भी एजुकेशनली वेरिएंस होनी चाहिए। जितना करीब होगा आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, उतना ही ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट आप सिर्फ सैंपल के ज़रिए से करोड़ों लोगों के बारे में डिसीजन दे सकते हैं। ये जब सीखा साइंसदानों ने तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। और आज भी अगर आप कभी गौर करें तो हमारे लिए कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से ये अक्ल हमें जब अल्लाह ने दे दी तो कितना बड़ा रहम हुआ हमारे ऊपर कि अब हमें करोड़ों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों से पूछकर हम जवाब के बारे में काफ़ी श्योर हो सकते हैं। सिर्फ हम गड़बड़ ये करते हैं कि जानबूझ के अपनी मर्ज़ी का आंसर निकलवाने के लिए हम उन लोगों से पूछते हैं जो वैसे ही जवाब दें जो कि हमें चाहिए, उन लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं जो हमें हमारी मतलब का जवाब नहीं दे रहे। तो ये तो ज़ाहिर है बददियानती है, इससे तो जवाब कभी सही नहीं आएगा। लेकिन जो वाकई सही तौर पे सही मानों में सच की तलाश में है, तो वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत बेहतर नताइज तक पहुंच सकता है। ठीक है जी, तो एजुकेशन भी चूँकि पॉपुलेशन को स्टडी कर रही है, तो पॉपुलेशन अगेन बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी है तो फिर हम उसके बारे में डेटा कंप्लीट कलेक्ट करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को एजुकेशन में यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब व्हाट्स गोइंग ऑन वेयर, तो जनाब आपकी सिलेबस से लेकर, सिलेबस कैसा है, कितना इफ़ेक्टिव है, कंटेंट से लेकर, ऑब्जेक्टिव से लेकर उनकी अचीवमेंट तक, हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप सेलेक्टेड रैंडम सैंपल्स को चेक कर लें तो आप बता सकते हैं कि पूरे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को ले लें, टीचर्स परफॉर्मेंस को ले लें, एवरेज सैलरीज़ ले लीजिए, आप जो है वो स्कूल साइज़ ले लीजिए, एनरोलमेंट ले लीजिए। आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से बहुत अच्छे डिसीजन से पहुंच सकते हैं बग़ैर पूरी पॉपुलेशन को बार बार डेटा से गुजारे। ठीक है जी, तो ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में ले सकते हैं एजुकेशन में भी स्टैट्स की मदद से। ठीक है जी, तो ये एक बात हो गई हमारी आज की। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने और चैप्टर 1 में ही डिस्कस की है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव भी होती है
और इन्फरेंशियल भी होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली। इन्फरेंशियल का मतलब होता है जिससे हम इन्फ्रेंस यानी कुछ मालूम मज़ीद कर सकें। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में कितनी लड़कियाँ स्कूल से क्लास 5 से पहले पहले ड्रॉप आउट हो जाती हैं या क्लास 5 पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाती हैं। इस बात को हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो इतना बड़ा डेटा जमा होगा। इस डेटा को जब आप किसी छोटे से ग्राफ में, किसी छोटे से पाई चार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंप्लीफाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, इजी टू अंडरस्टैंड कर रही है डेटा को। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ओके, अगर तो ये है कि इन पिछले 10 सालों में हमने गोल्ड प्राइसेस को कि ये डेटा को प्लॉट किया 2025 तक, तो इसका मतलब है कि आगे 5 सालों तक हम इसको अंदाज़न यहाँ तक पा सकते हैं। ये इन्फरेंशियल बात हो गई, एक्स्ट्रापोलेशन हो गई। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी होती है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन्फरेंशियल भी होती है। इसको हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ भी करते हैं और उसकी मदद से आगे के अंदाजे भी लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की छोटी सी इन्होंने बात की। तो अगेन चैप्टर 1 है तो हर चीज़ को छोटा छोटा सा टच किया जा रहा है। इसलिए चूँकि चैप्टर 1 छोटा बहुत है, 2 भी छोटा बहुत है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, चूँकि हर चैप्टर से एक सवाल कम से कम आ रहा होता है, या यूँ कह लें कि 9 चैप्टर में से 7 में सवाल आएंगे तो आप और उनमें से 5 सवाल आपको करने होंगे तो कोई 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। तो 1-2 ना छोड़ें, क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे भी हैं, ईजी भी हैं। अच्छा जी, वेरिएबल्स जो है वो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं डेटा कलेक्शन में। आप एक्चुअल न्यूमेरिकल वेरिएबल ले सकते हैं कि कितने आम पैदा हुए इस साल, या हर साल कितने आम पैदा होते हैं। ठीक है। तो वो एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यूज़ रख सकते हैं, जिसमें कि आप डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब 1, 2, 3, 4, 50, 100, 1 लाख, 10 लाख, 1,000, 1 अरब। और आप इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी की हाइट 5 फुट, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट आधा इंच, 5 फुट पाव इंच। तो ये तो जो हाइट होती है, लेंथ होती है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। तो इसमें कई मज़ीद फ्रैक्शंस के अंदर भी हम जा सकते हैं। डिस्क्रीट जो होता है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता है। तो डेटा डिस्क्रीट भी हो सकता है, यानी किसी चीज़ का काउंट भी हो सकता है, और डेटा वेरिएबल भी कंटिन्यूस भी हो सकता है, जैसे कि लेंथ है, किलोमीटर्स में आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, आप जो है वो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को कैटेगोरिकल भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, कैटेगोरिकल है। आप ये पूछते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारी पॉपुलेशन को हमारा जो बिस्किट है वो कितना पसंद आया, और उसको आप कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि टिक 1, 0 से, या सॉरी 1 से कर लेते हैं, 1 से 5 तक में आप करें दिस इज़ वर्स्ट, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ ओके। तो वो सेलेक्ट होता है। फिर ज़्यादातर लोगों ने जो एवरेज निकालते हैं, पर चलो ऑन एन एवरेज ये आंसर आ रहा है। तो ये कैटेगोरिकल डेटा भी हो सकता है। ठीक है जी। अब कैटेगोरिकल के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, नॉमिनल स्केल जिसमें आप चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, और ऑर्डिनल स्केल जिसमें आप चीज़ों को रैंक करते हैं। जैसे ये ऑर्डिनल था कि गुड, बैड, नॉट सो बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये ऑर्डिनल है, रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक्ड है। और नॉमिनल भी हो सकता है। आप ये बताइए कि आम ज़्यादा खाते हैं, खीरा ज़्यादा खाते हैं, या कद्दू। तो अब ये इनका आपस में कोई ऑर्डिनल तरतीब नहीं है। अब कुछ लोग आम सेलेक्ट करेंगे, कुछ को कद्दू सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग खीरा सेलेक्ट करेंगे, आखिर में पता चलेगा ज़्यादातर लोग आम खाते हैं जी। तो ये भी कैटेगोरिकली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल की बात हो रही है।
और अगर डेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा, बस एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि अगर डेटा में ज़ीरो मौजूद है, ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है, डेटा कलेक्ट करते वक्त आप ज़ीरो भी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हम रेशियो स्केल कहेंगे। ठीक है, अगेन इसकी तरतीब हम आगे देखेंगे, ये बस हम जस्ट टच कर करके चीज़ों को आगे जा रहे हैं। जितना बुक में है वही मैं वहीं तक कवर करवा रहा हूँ। अच्छा, फिर एक सवाल ये है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो भाई ये इतनी दफ़ा आप लोगों ने किया हुआ है, एक दफ़ा फिर चले जाते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो साइंटिफिक मेथड के तहत हम सोचते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम आर वी फेसिंग, क्यों हम क्यों कोई डेटा जमा करना चाहते हैं, क्यों तहकीक करना चाहते हैं, मसला क्या है हमें। ठीक है, फिर हम उसकी मदद से डिफाइन द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, फॉर्म अ हाइपोथेसिस। दिस इज व्हाट, दिस इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो ये इतनी दफ़ा किया हुआ है बहरहाल, फिर भी एक दफ़ा इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्म हाइपोथेसिस करते हैं, फिर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, या कह लें कलेक्ट डेटा, जिस तरह की भी रिसर्च है आपकी। और उसका मतलब है कि टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को हम। हाइपोथेसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे आम की फसल जो है वो कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने कहा कि वी वांट टू फाइंड आउट कि हमारी आम की फसल की कमी और बेशी क्यों हो रही है। उस पर हमने कुछ अंदाज़ा लगा लिया है, उसी पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है सालाना, उसके हिसाब से आम की पैदावार में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है, तो हम साल हर साल डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उस डेटा कलेक्शन की मदद से हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे कि इन दोनों का फेवरेबल ताल्लुक़ है कि नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा आम बढ़े, टेम्परेचर कम बढ़ा आम कम बढ़े, तो फिर हम कहेंगे कि इनका पॉजिटिव ताल्लुक़ था। अगर नहीं हुआ ऐसा, कभी टेम्परेचर बढ़ा आम बढ़ गए, कभी टेम्परेचर कम हुआ आम फिर भी बढ़ गए, तो हम कहेंगे नहीं, फिर ये कोरिलेटेड नहीं है। तो इसकी मदद से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे और नहीं, रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस डेटा तो कलेक्ट हो गया ना। एनालाइज रिज़ल्ट, देन ड्रॉ कंक्लूजन्स, एंड कम्युनिकेट। चाहे आप छाप दीजिए रिसर्च को, तो या आप लोगों तक पहुंचाइए किसी भी ज़रिए से। तो ये साइंटिफिक मेथड हमारा पुराना था। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ एंड ऑफ चैप्टर 1। इसके एंड पे इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ नोटेशंस दी हुई हैं। ये तो जब आप कर रहे होंगे तभी इस्तेमाल होंगी कि हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को, और P इज़ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और X जो है वो पॉपुलेशन एलिमेंट का सेट है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सवालों के अतबार से नहीं है, इसलिए इसको मैं जाने दे रहा हूँ। और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 के अंदर जो है वो फिर दोबारा से बात आएगी। जैसे मैंने कहा था कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसको टच कर रहे हैं, आगे तफसील से दोबारा बातें आएंगी। सो चैप्टर 2 इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जनाब, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो वेरिएबल आएगा, डेटा आएगा, पॉपुलेशन आएगी, सैंपल आएगा। कुछ ना कुछ हम अभी बात कर ही चुके हैं, तो फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है
वेरिएबल जो तब्दील हो रहा है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, फिनोमेना दैट वी वांट टू स्टडी। See the effects of one on another. तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल की कैटेगरीज इन्होंने बताई कि वेरिएबल्स का आपस में जो अफेक्ट है, आपस में रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने लिखा तो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेकिन उसके अंडर में जो बता रहे हैं, एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप की टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। रिलेशनशिप्स किस किस तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं? ए कॉजल हो सकता है, ठीक है। फिर वाह ज़बरदस्त। बी में कह रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टडी, सी में कह रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलें इसी जिस तरह से इन्होंने कहा उसी तरह से समझ लेते हैं। तो कॉजल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, बाकी रिलेशनशिप जैसे जैसे आते आएंगे बताते जाऊंगा। तो इस सूरत में जब हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक की वजह से दूसरे पे क्या असर पड़ा, या दूसरे की वजह से पहले पे क्या असर पड़ा, या क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। तो एक की वजह से दूसरे पे अफेक्ट, दूसरे की वजह से पहले पे अफेक्ट, एज के साथ हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये कॉजल रिलेशनशिप हम मालूम करना चाहते हैं। क्या हाइट की वजह से एज बढ़ती है, क्या ये रिवर्स भी है कि नहीं है? तो ये कॉजल रिलेशनशिप हो गया। अब इसी के अंदर इन्होंने कहा कि जब आप कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, अब वेरिएबल की काइंड्स आ गई। कुछ एक्सट्रानस होते हैं और कुछ इंटरवीनिंग होते हैं। इनके नाम से ही पता चलना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि एज की वजह से हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो एज इज़ इंडिपेंडेंट और इसकी चेंज होने की वजह से हाइट बढ़ रही है, तो हाइट इज़ डिपेंडेंट। ऐसा नहीं होगा कि हाइट के बढ़ने की वजह से एज बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। जिसमें चेंज आ रहा है वो डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्सट्रानस वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि हमारे इस वेरिएबल पे असर डाल रहे होते हैं। इसके अलावा भाई हाइट का बढ़ना क्या सिर्फ एज से ही होता है? हाइट का बढ़ना न्यूट्रिशन से भी होता है। तो न्यूट्रिशन इस केस में एक्सट्रानस हो जाएगी। हमारी स्टडी असल में थी एज और हाइट के बारे में, लेकिन न्यूट्रिशन भी असर डाल रही है हाइट पे, इसलिए ये एक्सट्रानस वेरिएबल कहलाएगी। और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो होते हैं ये बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच के का रीज़न होते हैं। जैसे हमने कहा कि क्या वेल्थ और लाइफ स्पैन, कितनी लंबी ज़िंदगी कोई जीता है, इनमें कोई ताल्लुक़ है? हमने देखा हाँ ताल्लुक़ तो है। जब वेल्थ ज़्यादा होती है तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, लेकिन वजह क्या है? तो पता चला कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है वो फैक्टर बनता है। वेल्थ की वजह से क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बेहतर होती है, उसकी वजह से लाइफ स्पैन बेहतर होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल से ताल्लुक़ की बाज़ औक़ात बीच की कड़ी जो होते हैं वेरिएबल्स वो कहलाते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली रिलेशनशिप्स के हवाले से। पहला हमने देखा
कॉजल रिलेशनशिप स्टडीज़ में वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रानस और इंटरवीनिंग। ठीक है जी, एक बात हो गई। अगली बात है जी डिज़ाइन ऑफ स्टडी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो मेजर हम इसी को कवर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हमने देखा कि कॉजल रिलेशनशिप के स्टडीज़ में वेरिएबल्स 4 तरह के होते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टडी की बात हो रही है कि स्टडी का डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉजेशन ढूंढ रहे हों, एसोसिएशन ढूंढ रहे हों, या आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हों, या आप प्री पोस्ट कोई इम्पैक्ट देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम बताते हैं कि जी कुछ वेरिएबल्स एक्टिव होते हैं और कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, एक्टिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको कि स्टडी किया जा रहा है डायरेक्टली, जिनमें से एक के ऊपर दूसरे का इम्पैक्ट, दूसरे के ऊपर पहले का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि एजुकेशन का इम्पैक्ट जो है वो इनकम पे कितना है। ठीक है, लेकिन जिस पॉपुलेशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ उस पॉपुलेशन में एज से फ़र्क पड़ता है, जेंडर से फ़र्क पड़ता है, इनकम पे और इवन एजुकेशन पे भी। तो ये वो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट वेरिएबल्स हैं, इनका भी कुछ असर है, लेकिन जो स्टडी वेरिएबल्स हैं वो मेरे ये एक्टिव वेरिएबल्स हैं। तो एक ये बात हो गई डिज़ाइन ऑफ स्टडी के एतबार से। फिर अचानक से इन्होंने एक जनरल सी बात कर दी कि वैसे वेरिएबल्स के और भी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं स्टडी के दौरान। अब वो एक लंबी लिस्ट दे दी इन्होंने और हर चीज़ उसमें भर दी। जैसे इन्होंने कहा कि वेरिएबल्स बाइनरी हो सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि बाज़ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, बाज़ डेटा ऐसा होता है जिसमें दो ही में से कोई एक वैल्यू आती है। जैसे कि यस और नो, हम पॉपुलेशन से पूछना चाहते हैं कि डू यू वांट दिस प्रेजेंट और नॉट, तो यस और नो दो ही आंसर आएंगे। तो वो वेरिएबल्स जिसमें दो ही पॉसिबल आंसर हों बाइनरी कहलाते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स कहलाते हैं कैटेगोरिकल, जैसे कि जेंडर है, जेंडर में कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहें मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, इसकी कैटेगरीज हैं। एक वेरिएबल का नाम है, मुख्तलिफ नाम बस भर दिए इन्होंने, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हम उसको कहते हैं कि जिन वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे थे उनके अलावा कुछ हिडन इफेक्ट हैं। जिन इफेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे थे उसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट्स हैं दैट हैव हिडन इफेक्ट्स। कुछ तो वाजे हैं इसकी वजह से होने वाले नताइज, और कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हैं इसके जो कि हमारे सामने भी वाजे नहीं हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अच्छा, फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस लिख दिए इन्होंने दोबारा। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वो हैं जो 1 2 3 नंबर्स में न्यूमेरिकली आगे बढ़े। कंटिन्यूस वो है जैसे कि एक लेंथ है, लेंथ में कोई बीच में गैप नहीं है, जैसे 1 और 2 में गैप है, 2 और 3 में गैप है, ये डिस्क्रीट कहलाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल वो हैं जिनमें के बीच में गैप कोई नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.111 भी हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस डेटा में जैसे कि हाइट है, डिस्टेंस है, ये कंटिन्यूस है। और डिस्क्रीट के अंदर जैसे मैंने कहा कि आप ले सकते हैं नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, डिस्क्रीट है। ठीक है जी, फिर इन्होंने दोबारा बता दिया कि वेरिएबल की एक टाइप है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। दोबारा लिख देता हूँ भाई, मैं तो इन्होंने बोला वैसे लिख देता हूँ। डिपेंडेंट यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट। फिर इन्होंने कहा नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर वही बात हो गई। नॉमिनल हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कि आपने कहा आम या आलू क्या खाते हो, तो लोग सेलेक्ट करेंगे आलू 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 या आम आम आम, जो ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे वो जीत जाएगा। ये नॉमिनल वेरिएबल्स हो गए। फिर ऑर्डिनल के अंदर हम तरतीबवार रखते हैं और पूछते हैं कि गुड
1 2 3 में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? 1 इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वर्स, गुड और एक्सीलेंट के बीच में इस तरह से डेटा ले रहे हैं। ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डिनल मतलब दर्जाबंदी के हिसाब से। इंटरवल वेरिएबल्स भी होते हैं। इंटरवल ये भी आप कह सकते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स की तरह से होते हैं। के जी टेम्परेचर कितना बढ़ा, 10 बढ़ा कि 20 बढ़ा कि 30 बढ़ा, ये मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं, डिस्क्रीट की तरह से लिए जा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, इंटरवल हमेशा किसी लिमिट के दरमियान होता है। रेशो वेरिएबल वो होते हैं जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर डेटा में ज़ीरो भी इस्तेमाल हो रहा है, 0 से 10 तक बताइए, तो फिर ज़ीरो का कुछ मतलब है, तो फिर ये रेशो वेरिएबल कहलाता है। फिर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव वो जो किसी चीज़ की के उन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा होता है जो कि काउंट नहीं होते, जो ज़्यादातर सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये जो हैं वो गिने जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो है वो और इन्होंने कुछ टाइप्स बता दी वेरिएबल की। वाह भाई, सारे मतलब सारा डेटा लाके डंप कर दिया है। इन्होंने कहा एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, जैसे मैंने अभी मिसाल भी दी थी और पीछे बताया भी था एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन का इनकम पे क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी इस पॉपुलेशन की कोई जेंडर, कोई एज, कोई और फैक्टर्स भी होंगे इसके अंदर जो कि इनको कैटेगराइज कर रहे होंगे। ये इनके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं पॉपुलेशन के या वेरिएबल के। ओहो माशाल्लाह, इन्होंने तो 20-22 दे दिए। बहरहाल मैं तो चूँकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर सारे ही नाम एक्सप्लेन करता जाऊँगा, मे बी कि सवाल कहीं से कोई ऐसा आ जाए। कोलाइडर वेरिएबल ये होता है कि x की वजह से z हो रहा है और y की वजह से भी z हो रहा है। तो क्या x और y में आपस में कोई ताल्लुक़ है? तो हम नहीं बता सकते। कोलाइडर एक्चुअली वेरिएबल नहीं है, बल्कि कोलाइडर सिर्फ एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं ये याद रखने के लिए कि अगर कोलाइडर वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है कि कोई मसला है, मतलब ये एक मसला है जिसकी तरफ आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। ये एक बायस है कि अगर x की वजह से z हो रहा है और y की वजह से भी z हो रहा है तो हम ये समझने लगते हैं कि x और y रिलेटेड हैं। तो ये जब तक एक्चुअली x और y का आपस में कोई रिलेशनशिप साबित ना हो तब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं। तो ये बात जहन में रखी जाती है कि कोलाइडर इफेक्ट इज़ नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट, कि x की वजह से y या y की वजह से x नहीं हुआ, बल्कि चूँकि x और y, x की वजह से भी z हुआ और y की वजह से z हुआ, तो पॉसिबल है कि एक और रिलेटेड हो, ऐसा ही पॉसिबल है कि ना हो। तो कोलाइडर वेरिएबल्स वो होते हैं जो बैक वक्त दोनों ही किसी एक चीज़ में रिजल्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एज की वजह से हाइट बढ़ रही है और न्यूट्रिशन की वजह से हाइट बढ़ रही है, तो क्या एज और न्यूट्रिशन आपस में लिंक्ड हैं? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लिंक्ड हो। ये कोलाइडर वेरिएबल्स हो गए। फिर एक नाम है कोवेरिएट। कोवेरिएट, ठीक है। कोवेरिएट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमारी स्टडी के अंदर नॉइज़ होते हैं। समझिए कि जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे स्टडी कर रहा था एजुकेशन और इनकम को रिलेट कर रहा था, इनकी आपस में वेरिएंस चेक कर रहा था, एजुकेशन के बढ़ने से इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से भी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो फिर ये कोवेरिएट कहलाएगा और ये मेरे डेटा को डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसके लिए बाकायदा हम एनकोवा यूज़ करते हैं ताकि ये नॉइज़ जो है वो हम रिड्यूस करें, या अब आगे देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो एक तो कोवेरिएट एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट है जी, इन्होंने जो बताया हुआ है वो है क्राइटेरियन। अगर आप कभी रिसर्च करते हैं ना
तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाती हैं। अगर आप इसको जस्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको ये मुश्किल लगता है। तो वो आप अगर गुजरे हुए हो ना, आपने सब कुछ किया हुआ अपने हैंड्स ऑन, तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि भाई एक दफ़ा किसी एक सोशल टॉपिक पे ही एक रिसर्च कर लो। सर जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ यही देख लो कि एजुकेशन का इम्पैक्ट इनकम पे क्या है। डेटा कलेक्ट करो, उसको किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल बना के, उसको हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करो, टेस्ट करके रिजल्ट निकालो, और बहुत बहुत बेसिक सा रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा क्लियर। लेकिन इसके दौरान आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। अच्छा जी, फिर हम क्या बात कर रहे थे? क्राइटेरियन वेरिएबल का मतलब ही यही है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसमें इफेक्ट देखा जा रहा है। तो डिपेंडेंट का एक और नाम है जी क्राइटेरियन। और डाइकोटोमस, DICHOTOMOUS, डाइकोटोमस का डाई की वजह से मतलब ये निकलता है जिसके दो आंसर्स हो सकते हो, यानी यस और नो इज अ डाइकोटोमस वेरिएबल। या तो एक होगा या दूसरा होगा। ऑन एंड ऑफ इज अ डाइकोटोमस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स में दो ही पॉसिबल आंसर्स आते हों। डमी वेरिएबल्स, पूरी वो इंसाइक्लोपीडिया लिखती है इन्होंने, डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं? कभी कभी आप क्या करते हैं कि आप दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपके पास जो डेटा होता है वो डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपको कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा पसंद है या ब्रेड ज़्यादा पसंद है नाश्ते में, कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड। तो जब आप इसको स्टैटिस्टिकल टूल से गुजारेंगे ना, तो टूल के अंदर आप ब्रेड और कॉर्न नहीं डाल सकते, नंबर्स डाल सकते हैं। आप इसको कह दें 1, इसको कह दें 2, 1 ज़्यादा दफ़ा आया, 2 ज़्यादा दफ़ा आया, तो ये जो 1 और 2 है ना, ये डमी वेरिएबल्स हैं। तो ये असाइन करते हैं हम खुद से। ये एक्चुअली स्टडी में हमने इस तरह से नहीं लिखा होता, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर हम इनको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। 0 और 1 कह दें, 1 और 2 कह दें, ठीक है जी। किसी के पास कुत्ता है तो 1 कह दें, नहीं है तो 0 कह दें। इस तरह से हम जो है वो असाइन कर देते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, ज़ाहिर है। फिर एक टर्म है एंडोजेनस। एंडोजेनस वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, पीछे भी आया था। क्राइटेरियन भी डिपेंडेंट था। जैसे कि हम कहते हैं कि डिमांड सप्लाई का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट देखते हैं। तो ये एंडोजेनस सिस्टम है पूरा, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर इनकम चेंज हो गई तो क्या होगा? पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। इनकम इज एक्सोजेनस। तो जो सिस्टम हमने स्टडी किया होता है, जिन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकाला होता है, ये एंडोजेनस होते हैं। और इस पूरे सिस्टम पे किसी और चीज़ का भी असर होता है। सिर्फ प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ती, किसी और चीज़ से ही बढ़ती है, लेकिन स्टडी हमने खाली प्राइस को किया है। तो जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है, ये एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं, और जो दूसरी चीज़ें इसी सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती हैं वो एक्सोजेनस है। एक्सोजेनस वेरिएबल्स। और कितने रह गए? अभी बहुत बाकी हैं, आगे चलते हैं। फिर हैं जी इंडिकेटर वेरिएबल। एक दफ़ा सुन लीजिएगा बस, ये आपको नाम कम से कम क्लैरिफाई हो जाए। इंडिकेटर वेरिएबल क्या है जी? लिख लूँ पहले। इंडिकेटर, इंडिकेटर डमी को ही कहते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कॉर्न को, ये इंडिकेट कर रहा है ब्रेड को। इंडिकेटर वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग अभी तो आया था। इंटरवीनिंग मैंने कहाँ बताया था? मैंने ऊपर बताया था कहीं, कि जब हम दो एज, और वो बताया था ना मैंने कि हेल्थ का, कि वेल्थ और एज को हम रिलेट करते हैं,
हम देखते हैं कि वेल्थ बढ़ती है तो एज बढ़ती है, लेकिन उसकी वजह क्या होती है जब उसको तलाश करना जाते हैं तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स निकल के आते हैं जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे असर इनकी वजह से होता हुआ पता चलता है हमें। ठीक है, उसके बाद है लेटेंट, मैं पहले लिख लेता हूँ एक साथ, मैनिफेस्ट, मैनिपुलेटेड, एग्जैक्टली ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए इन्होंने सारे, वो गूगल से सर्च करके ना हर तरह का नाम जो वेरिएबल के साथ आ सकता है उसको लिख दिया इन्होंने। मैनिपुलेटेड, मीडिएटिंग, अच्छा यहाँ तक 16 हो गया। ओके, लेटेंट और मैनिफेस्ट एक दूसरे के उलट हैं। लेटेंट वो है कांट बी ऑब्जर्व्ड, मैनिफेस्ट वो है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ठीक है, और मैनिफेस्ट मैंने इजाफा लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये हुआ, कोई बात नहीं। और मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्राइस चेंज की जा रही है ताकि क्वांटिटी डिमांड देखी जा सके, तो ये इंडिपेंडेंट की ही बात हो रही है। मीडिएटिंग वेरिएबल्स की बात करें तो इंटरवीनिंग की ही बात हो रही है। ठीक है जी, फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, बोर हो गए? मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं कि वो क्या वेरिएबल्स हैं जो कि किसी इसका इफ़ेक्ट इस पे होता है, लेकिन अगर x हो तो ज़्यादा होता है और y हो तो कम होता है, तो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया कि जो किसी इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट के ऊपर ज़्यादा या कम करने का बायस बनता हो, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। फिर न्यूसेंस वेरिएबल्स, ये जो है वो एक्सट्रॉनस वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हमारी स्टडी जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही होती है, हालांकि डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, रिजल्ट्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, न्यूसेंस वेरिएबल्स कहते हैं उनको हम, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। ऑब्जर्व वेरिएबल्स यानी वो वेरिएबल जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। और आउटकम वेरिएबल्स अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनमें चेंज आ रहा है। फिर आखिर में 4 रह गए, मैं पहले नाम लिख लूँ। जैसे डाइकोटोमस होता है वैसे पॉलीकोटोमस होता है, तो नाम से भी समझ जाओगे होंगे, जिसके आंसर 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे कि गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड, 1 से 2 से ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। जिसके रेनबो में कितने कलर होते हैं? 2 से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्रेडिक्टर है, टेस्ट है और ट्रीटमेंट है। ये सब वेरिएबल्स के नाम हैं और ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले देख रहे हैं। प्रेडिक्टर का मतलब है इस जिसकी वजह से तब्दीली आए, टेस्ट जिसमें तब्दीली देख रहे हों यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ट्रीटमेंट यानी जिसमें तब्दीली लाने की वजह से दूसरे में तब्दीली देख रहा हूँ, तो ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप कहेंगे फिर इतने नाम क्यों रख दिए? एक्चुअली जो स्टडी कर रहा होता है वो अपने हिसाब से नाम डिफ़ाइन करता है, वो नाम मशहूर हो जाता है। बाज़ स्टडीज़ में बाज़ स्टैटिस्टिशियंस ने या रिसर्चर्स ने एक नाम यूज़ किया होता है अपने वेरिएबल के लिए, वो नाम मशहूर हो जाता है, फिर आप इंडिपेंडेंट को प्रेडिक्टर भी बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ गुड प्रेडिक्टर, जैसे आप कहते हैं ना कि स्मोकिंग इज़ अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट हेल्थ, तो ऑल्दो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हार्ट हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो यूँ हम मुख्तलिफ़ नाम जो वेरिएबल्स को दे रहे थे सारे हमने लिख लिए। अब हम बात करेंगे डेटा की। और डेटा में आपको पता है कि कॉमनली हम जो क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई करते हैं। चलिए आसान है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। हम घर घर जाके पूछें, सर्वे करें, क्वेश्चनेयर यूज़ करें, हम काउंट करें, ऑब्जर्वेशन करें, बहुत सारे मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। ठीक है। और सेकेंडरी डेटा वो है जो ऑलरेडी, चाहे इनमें से किसी मेथड को यूज़ करते हुए हुआ हो, ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हो चुका है। उस कलेक्टेड डेटा की मदद से हम कोई कंक्लूजन्स निकाल लें। गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है किसी भी पर्पज़ के लिए, उसका आप इस्तेमाल करें और उसकी मदद से कंक्लूजन निकाल दें, तो ये सेकेंडरी डेटा है। आमतौर पे सेकेंडरी रिसर्च डेस्क रिसर्च कहलाती है, क्योंकि आप बैठ के कर लेते हैं, आपको फील्ड में उतरना नहीं पड़ता। और प्राइमरी रिसर्च के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, चाहे वो फील्ड में उतरना जो है वो ऑनलाइन सर्वे करना ही हो। ठीक है। तो ये अब आपसे कहा जाएगा कि वो क्या डिफरेंसेस हैं जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। तो भाई अब आप बहुत सारे डिफरेंसेस खुद से भी बता सकते हैं, आपको रटा हुआ होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। फॉर योर ओन रिसर्च, for someone else's research. ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। फिर जनाब आमतौर पे ये रियल टाइम होता है, ये आउटडेटेड हो सकता है, पहले का रिकॉर्डेड होगा, या एटलीस्ट आउटडेटेड नहीं हो तो डेटेड तो होगा। डेटेड का मतलब थोड़ा पुराना तो होगा। ठीक है। फिर मैंने ये बात लिख ली, प्रॉब्लम इन हैंड लिख लिया। डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग, मनी स्पेंडिंग, ईजी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। ठीक है। फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कलेक्टेड है तो अनकंट्रोल्ड होता है। कहते हैं कि अगर आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो वो ज़्यादा रिलायबल है। ऑल्दो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बाज़ औक़ात एक नॉन प्रोफेशनल रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है, वो कम रिलायबल होता है। एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करके पब्लिश किया हुआ होता है, वो ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं था, ये बहरहाल इन्होंने बुक में दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन, और ये शायद स्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो समझना चाहिए आपको, कि स्टैटिस्टिक्स का गेम ही यही है कि पॉपुलेशन में से सैंपल डेटा कलेक्ट करके, छोटे से सैंपल को स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है वो टारगेट ग्रुप जिसके बारे में वी वांट टू प्रेडिक्ट अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो मेरी पॉपुलेशन हो सकता है कि लेट्स सपोज लकी वन मॉल में आने वाले लोग, ये मेरी पॉपुलेशन है। मैं इन सब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी पॉपुलेशन है। तो लेकिन मैं हर एक शख्स को नहीं स्टडी करूँगा, मैं इसमें से कुछ लोगों को एज अ सैम्पल देखूँगा और उसमें से निकाल लूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने कुछ टाइप्स बयान की हैं। टाइप्स तो ख़ास पॉपुलेशन की तो दो ही टाइप्स हैं। एक टारगेट पॉपुलेशन है, थ्योरेटिकली जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरी टारगेट पॉपुलेशन है।
और इसी में कुछ एक्सेसिबल पॉपुलेशन भी होती है। ज़ाहिर है इस पूरे पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं कहूँ कि मैं अपने सैंपल में भी फाटा को नहीं काउंट कर सकूँगा, मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा किसी वजह से, पॉलिटिकल रीजन हैं, सिक्योरिटी रीजन हैं, तो मेरी नॉन एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो जाएगी। ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है पहले से। अच्छा जी, तो पॉपुलेशन हो गई। सैंपल क्या होता है? सैंपल ही का गेम है सारा। अगर आपने सही सैंपल सेलेक्ट कर लिया और सही रिसर्च टूल सेलेक्ट कर लिया तो आपका डेटा बहुत क्लीन, बहुत साफ़, अच्छा आता है, जिसके नतीजे में आपकी रिसर्च का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। तो सैंपल कैसे जमा कलेक्ट किया जाता है? तो सैंपल कलेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। एक है, आपने बचपन से पढ़ा होगा यार ये सब कुछ, सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम क्या होता है? सिस्टमैटिक रैंडम, फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम और जजमेंटल या नॉन प्रोबेबिलिटी, और भी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हैं। इसके अंदर जो है वो कन्वीनियंट आ गया, इसके अंदर जो है वो परपसिव हो गया, या जजमेंटल की खुद एक सब टाइप जजमेंटल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, खाली मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। स्नोबॉल है, इंटरनेट पे बहुत दफ़ा स्नोबॉल सैम्पलिंग हो रही होती है। और कोटा है, ठीक है, और ये आपकी का चैप्टर ख़त्म। ओके, तो ये हमारी आखिरी बात है, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज़ करेंगे। सिंपल रैंडम का मतलब है कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर लें, आप कहें हर चौथे बंदे से पूछूंगा, मैं लकीवन के बाहर खड़ा हूँ, मैं फ़लाने मॉल के बाहर खड़ा हूँ, इस मॉल की सारी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं हर चौथे बंदे से पूछूंगा। सो a random sample is a good sample when everyone has a fair equal chance of being selected। तो मैंने कहा हर चौथे बंदे से पूछेंगा, वो कोई भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मैंने हर चौथे बंदे से पूछा और इत्तेफाक है कि वो सारे ही मर्द निकले, एक भी औरत से नहीं पूछ सका मैं, तो ये गलती भी है, मतलब ये खामी है सिंपल रैंडम की। एडवांटेज है कि कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसको डिज़ाइन करना, सोचना, ओ हो बहुत कैसा कैसा स्ट्रेटजी अपनाऊँ, कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई, चौथे बंदे से पूछ लो भाई। डिक्शनरी खोलो, हर चौथे बंदे से पूछ लो, अपना डिक्शनरी कह रहा हूँ, वो जो फ़ोन बुक खोलो, हर चौथे बंदे को कॉल करके पूछ लो। तो ये एक सिंपल रैंडम है, इसमें कुछ सोचा नहीं आपने, बस एक बेसिक सी रैंडम स्ट्रैटेजी अपना ली। सिस्टमैटिक रैंडम के अंदर आप ये करते हैं कि थोड़ा सा आप कोई बेहतर तरीक़ा अपनाते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम में तो इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो हर 5वां, हर 7वां, हर 10वां नहीं हो, बल्कि आप इसको भी चेंज करते रहो, कभी 5वें से पूछ लिया, कभी 8वें से पूछ लिया। वो नहीं है कि मॉल में आप चलते हुए जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है, आपका क्या ख्याल है इस मॉल के बारे में। अब अगला बंदा मिला, उससे पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। तो कोई रैंडमाइजेशन तो है, आप जानबूझ के सेलेक्ट नहीं करें, लेकिन वो बस इत्तेफाकी रैंडमाइजेशन है। सिस्टमाइज रैंडमाइजेशन का मतलब हुआ कि आपने कोई तरतीब बनाई है, जैसे कि आपने कहा कि मैं शुरू करूँगा, पहले मॉल में जाऊँगा, वहाँ पे सीढ़ियों पे खड़ा होऊँगा, सीढ़ियों पे खड़े होके 3 बंदों को जानूँगा, चौथे बंदे से शुरू करूँगा, चौथे के बाद हर 5 बंदों को छोड़ के फिर छठे से पूछूँगा, फिर हर 5 को छोड़ के छठे से पूछूँगा। एक आपने एक स्ट्रैटेजी सोच ली, कोई सिस्टम बना लिया, इस सिस्टम के तहत चलूँगा। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दी, इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये थोड़ा-सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और इसमें जो है वो ज़्यादा चांस है कि आप का डेटा थोड़ा ज़्यादा क्लीन हो, ठीक है। वंस अगेन सिंपल रैंडम में भी और सिस्टमैटिक रैंडम में भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाएं जो कि शायद ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते थे आपके इन सवालों का, ठीक है जी। लेकिन यूज़ होता है सिस्टमैटिक रैंडम। सिंपल रैंडम तो हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते, सिस्टमैटिक रैंडम तो हम यूज़ कर लेते हैं। फिर
स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है, ये ज़्यादा बेहतर लगता है, मतलब ये अच्छा, ज़रा रेप्यूटेबल तरीका है। क्या मतलब हुआ कि जब मैंने अपनी पॉपुलेशन में देखा कि इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, इसमें एज वाइज जो हैं वो 10 से लेके 60 साल के लोग मौजूद हैं, इनका ओपिनियन होता है। इसके अंदर जो है वो एजुकेशनली भी मुख्तलिफ वेरिएबल मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि मैं लेट्स सपोज़ 500 लोगों से पूछूंगा, तो 100 तो इस तरह से कैटेगराइज करूंगा कि 10 साल के बच्चों से 10 पूछूंगा, 20 साल के लोगों से 10 पूछूंगा, 30 से 10 पूछूंगा, या 15-15 पूछूंगा, और इस तरह से 100 तो यहाँ से कवर करूंगा एज वाइज स्ट्रेटास बना ली मैंने, स्ट्रेटास बना ली कि ये 10 एज, 20 एज, 30 एज, 40 एज, 50 एज, 60 एज। फिर इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, आधे फीमेल आधे मेल, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन भी इसी तरह से डिवाइडेड है, आधे फीमेल आधे मेल, हर एज से ले लूँगा मैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है रैंडमाइजेशन का, लेकिन ये ओवर स्ट्रैटेजिक भी है, तो कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। ठीक है, जो स्ट्रैटिफाइड प्री स्पेसिफिक साइज़ ड्रॉ कर लिया आपने, उसमें आपने स्ट्रैटास बना लिए, उनमें से आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये थोड़ा मुश्किल भी है, सिस्टमेटिक करना मुश्किल है, हर जगह से बराबर से आपको मिल पाएगा ये भी आसान नहीं है। अच्छा जी, फिर क्लस्टर कर लेना। क्लस्टर, यहाँ स्ट्रैटिफाइड में क्लस्टर मिस हो गया। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब होता है, मैंने कहा ओके हम ऐसा करते हैं कि हम 10-10 के ग्रुप्स बना लेते हैं, मुझे पूरे स्कूल से डेटा कलेक्ट करना है, तो ऐसा करते हैं क्लास 1 से 10 बच्चे, क्लास 2 से 10 बच्चे, क्लास 3 से 10 बच्चे, क्लास 4 से 10 बच्चे। तो इस तरह से मैं 10-10 के ग्रुप्स बना लेता हूँ और इनमें से डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें से रैंडम कर लूँगा, हर रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, रोल नंबर ऐसा ऐसा करूँगा। तो क्लस्टर बना के फिर रैंडम कर लें, तो ये भी एक तरीका है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ये सारे तरीके थे, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी हैज़, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। नॉन रैंडम में नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग सेलेक्ट होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसमें आ सकें। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंट सैंपल है, कन्वीनियंट सैंपल नाम से ज़ाहिर है। कन्वीनियंट सैंपल वो होता है कि जब हम अपने जानने वालों से पूछ लेते हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसी रिसर्च है? एक्चुअली कन्वीनियंट सैंपल बहुत अच्छी रिसर्च होती है जिसमें कि हम प्री रिसर्च कर रहे हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि जी क्या शैम्पू के यूज़ का बालों की ड्राइनेस से कोई ताल्लुक़ है, आई डोंट नो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आस पास जानने वाले जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं 40-50 लोगों से पूछ लूँगा। इसमें मेरा ख़र्चा कोई नहीं है, इसमें कोई बहुत बाकायदा स्टडी नहीं कर रहा, एक बेसिक सा मैं मेथड अपना रहा हूँ, जस्ट कॉल करता हूँ, पूछ लेता हूँ, और पता चला अक्सर लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता, तो मैं फिर स्टडी को आगे कंटिन्यू ना करूँ जब इनिशियली मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। और इनिशियली ही पॉजिटिव फीडबैक मिल गया तो फिर मैं ख़र्चा करूँ और बाकायदा रिसर्च शुरू कर सकूँ। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, ऑल्दो इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसकी मदद से ये प्री स्टडीज़ में काम आती है। और प्री स्टडीज़ के ही ये सारे तरीक़े हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के, ये एक्चुअली बाकायदा स्टडी के तरीक़े नहीं है। इन ज़रियों से की जाने वाली रिसर्च को आप कोट नहीं कर सकते, इसकी मदद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर आप कहीं बताएंगे तो ये क्लियरली बताएंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी भाई, यानी ये हमने अपने हिसाब से कुछ लोगों से पूछ लिया था, इसका आंसर सही होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, जजमेंटल सैम्पलिंग का मतलब है भाई मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया कि शैम्पू से ड्राइनेस होती है कि नहीं होती। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैंने देखा भाई किस किस के बाल हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ हर एक से पूछने की क्या ज़रूरत है। तो ये जजमेंटल हो गई, मतलब मैंने खुद ये फैसला किया कि जिसका इनपुट मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है मैं उससे पूछ लूँ। वंस अगेन एवरीवन हैज़ नॉट एन इक्वल चांस हेयर टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है। स्नोबॉल का मतलब है मैंने एक बंदे से कहा भाई साहब आपका क्या ख्याल है, उन्होंने एक जवाब दिया, मैंने कहा अब आप किसी और से ऐसे से पूछ के बताइए जो आपके ख्याल से जवाब दे सकता हूँ,
और उन्होंने जिससे पूछा उससे कहा अब आप किसी और से पूछ के डेटा फिल करवा दीजिएगा। आपको कुछ किसी को शायद याद हो कि जब याहू मेल नई नई आई थी, जीमेल नई नई आई थी, तो इन्होंने जो है वो अपना एक डेटा फिल करवाते थे, वो स्नोबॉल होता था। आप डेटा फिल करते थे और एक बंदे को रिकमेंड करते थे कि जी आप भी इसमें साइन अप कर लो, फिर वो डेटा फिल करता था, फिर वो एक बंदे को रिकमेंड करता था आप भी साइन अप कर लो, उसके बदले में आपको जीमेल की एक्सेस मिल जाती थी। तो ये स्नोबॉल कहलाती है कि आप किसी एक को बोलो, उससे बोलो कि अगले बंदे को आप बोल देना, और उससे कहना कि अपने अगले बंदे को आप बोल देना। आमतौर पे ऑनलाइन में ये पॉसिबल ज़्यादा होता है। पुराने ज़माने में मेल इन के थ्रू यानी डाक के ज़रिए भी स्नोबॉल किया जाता था। खैर, और लास्टली कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये होगा कि आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि 10 लड़कियों से पूछ लूँगा, 10 लड़कों से पूछ लूँगा, लेकिन रैंडमाइजेशन का कोई बाकायदा प्रोसेस नहीं है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि एवरीवन ऑन द इन द पॉपुलेशन दैट यू आर टारगेटिंग हैज़ एन इक्वल चांस, बल्कि आपने कुछ आसानी से 8-10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 10 लड़कियाँ, 10 लड़के, 10 बूढ़े, 10 बच्चे, लेकिन उसमें आपकी कन्वीनियंस ज़्यादा सामने रही। तो एक कोटा तो हो गया, इन बाकी सबसे तो बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं हुआ। इसके डेटा को आप कोट नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट्स को आप कोट नहीं करेंगे अनलेस कि आप ये क्लियरली बताएं कि दिस वाज अ कोटा सैम्पलिंग, इट वाज अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। और ये सैम्पलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हमने एक्सप्लेन किए। डेटा कलेक्शन पे आगे शायद अगले चैप्टर से हम बात करेंगे। होपफुली अच्छी तरह समझ में आया होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ समझाया मैंने। अब आपको इन 2 चैप्टर्स में से कोई भी बात आएगी तो उम्मीद है कि उसको समझने में मुश्किल नहीं होगी। आखिरी वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम पास पेपर से क्वेश्चंस भी देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।